चलो बच्चों, अभी हम वापस शुरू करते हैं टेंस। और उसमें हमने सीखा था लेटर, वर्ड और सेंटेंस। इस तरह से देखते जाइए, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ये बेसिक इंग्लिश लर्निंग के नेसेसरी पार्ट हैं। इसमें टेंस सीखा हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके भी 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके भी 4 पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आज हम शुरू करेंगे रिवीजन प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। ये जैसे खाता है, पीता है, सोता है, लिखता है, पढ़ता है, ये सब हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान होती है। और इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा हम देखते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। तो प्रेजेंट में सबसे पहले जो पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों में ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है और ते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स वाक्य रचना। अब सब्जेक्ट कैसे होगी वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया का प्रथम रूप। और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, अदर्स का मतलब अन्य। इस प्रकार कोई वाक्य पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। वह पत्र लिखता है, ता है। ता है यानी हिंदी वाक्य है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका अफर्मेटिव, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? अफर्मेटिव, तो सकारात्मक वाक्य। तो उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा, वह पत्र लिखता का है। ही राइट्स ए लेटर। ही, वह, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। ही क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। राइट्स लिखता, तो क्रिया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म और एक वचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। और लेटर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। दूसरी जो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं उसमें तीसरे स्थान पर एक ही चेंज आएगा। सब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब वही है, लेकिन यहाँ तीसरे स्थान पर डू डज जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ नोट का प्रयोग आ जाता है। तो वह पत्र नहीं लिखता है, हिंदी वाक्य में आएगा वह पत्र नहीं लिखता है। नहीं का मतलब नेगेटिव। ही डज नॉट राइट ए लेटर। जब डज का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ जो एस आया था वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये डज में प्रयोग कर लिया। तो ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे, ये ध्यान रखना है। और लेटर ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ एक चेंज लाना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, बाकी सेम वैसा का वैसा ही होता है। तो क्या वह पत्र लिखता है? क्या वह पत्र लिखता है? क्या, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक है।
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आगे ले आए, डज ही राइट ए लेटर, डज है इसलिए यहाँ राइट ही आएगा चाहे एक वचन हो, क्योंकि एक वचन हेल्पिंग वर्ब डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस। और जो फोर्थ इसका टाइप है, प्रकार है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, और नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही रहता है। तो सहायक क्रिया को आगे लगाते हुए कर्ता, नहीं, क्रिया का प्रथम रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट करके इसको हम बनाएंगे। तो ये क्या वह पत्र नहीं लिखता है, ये इसका सिंगुलर का सेंटेंस हो गया। तो डज ही नोट राइट ए लेटर, डज यानी यदि अकेला डज हो, नोट नहीं हो, तो सिर्फ इंट्रोगेटिव है, लेकिन नोट का प्रयोग करते वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। और ये एक वचन के चारों सेंटेंस हुए। अब इसमें प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल मीन्स, प्लूरल क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन। यह है बहुवचन यानी एक नहीं है, ज़्यादा है, एक से कितने ही ज़्यादा हैं, बहुवचन का ये मतलब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन के वाक्य किस प्रकार बनेंगे, यानी एक से ज़्यादा हैं वो काम करने वाले। तो ये हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं यानी बहुवचन। तो दे प्ले फुटबॉल, ये दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दे मीन्स सब्जेक्ट, वे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी बनती है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सेम वैसा का ही वैसा रहता है, लेकिन नोट को तीसरे स्थान पे लगाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बिना नोट का प्रयोग नहीं होता। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी नोट का प्रयोग करेंगे वो तीसरे स्थान पे होगा, ये तो रखनी ही है। हेल्पिंग वर्ब भी करेंगे तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव में जैसा हमने पहले भी देखा था कि डू पहले लगा देंगे, क्योंकि डू बहुवचन के आते ही डज की बजाय डू का प्रयोग होता है, ये हमें याद करना होता है। सब्जेक्ट है दे प्ले फुटबॉल, प्ले होता है वर्ब, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव में हमेशा एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है, वो कि हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बस नोट लगा दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क भी होता है। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, डू हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया और दे सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट को हमेशा थर्ड प्लेस पे लगाया ही जाएगा, जैसा हमने लिख रखा। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो आज का हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों वाक्य पूरे होते हैं